आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे न्यू वेटनेरियन हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं या जो पुराने वेटनेरियन हैं और उनसे वायरल मेस्टाइटिस का केस नहीं सही हो पा रहा है उसके लिए, और साथ में जो हमारे ऐसे व्यूअर जो हमारे वायरल मेस्टाइटिस के केस को फॉलो कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वायरल मेस्टाइटिस पार्ट 2 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फील्ड कंडीशंस में क्योंकि कोई डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं होता है तो कैसे हम अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस ये बनाएंगे कि उस एनिमल को एक्चुअली में वायरल मेस्टाइटिस है। और नंबर 2, उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो हम आपको बताएंगे कि अगर कोई केस फील्ड कंडीशंस में मिल गया है तो वो बेसिकली हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। वायरल मेस्टाइटिस ज्यादातर जो हाई मिल्क एनिमल्स होते हैं उसमें होता है। अब हाई मिल्क एनिमल्स में बफेलो में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैटल्स में। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात होती है, ये केस ज्यादातर आपको जो पहली कॉपिंग होती है या दूसरी कॉपिंग में मिलने की संभावना सबसे प्रबल होती है। ज्यादातर 80% केस आप जो देखेंगे वो पहली कॉपिंग में इसको देखने को आपको मिलेगा। ये जो वायरल मेस्टाइटिस का सीरीज है इसमें आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फील्ड कंडीशंस में हम अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस कैसे ये बनाएं कि इस एनिमल्स को एक्चुअली में वायरल मेस्टाइटिस ही है और कोई दूसरी टाइप की मेस्टाइटिस नहीं है। इस कड़ी में एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी भी टाइप की जो मेस्टाइटिस है वो ज्यादातर जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है वो लैब के बेसिस पर ही किया जा सकता है। फील्ड में जो हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं वो अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं। फील्ड कंडीशंस में आपका टेंटेटिव डायग्नोसिस जितना सटीक होगा आप उतने अच्छे रिजल्ट देने वाले प्रैक्टिशनर होंगे। और अगर आपका टेंटेटिव डायग्नोसिस जितना पुअर होगा उतना ही आपसे जो केस होंगे वो प्रॉपरली सफल नहीं होंगे, वो प्रॉपरली सही नहीं होंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं कैसे हम समझ पाते हैं कि जो फील्ड कंडीशंस में हमको मेस्टाइटिस मिला हुआ है वो वायरल मेस्टाइटिस का केस है। सबसे पहले आपको पशुपालक से हिस्ट्री लेना है कि ये पहली कॉपिंग है, दूसरी कॉपिंग है या तीसरी कॉपिंग है। आप वहां से आपको मिल जाएगा, क्योंकि 80% केसेस में जो वायरल मेस्टाइटिस होता है वो पहली कॉपिंग में होता है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चंस करना है वो ये करना है, क्योंकि वायरल मेस्टाइटिस जब भी होगा तो उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा। और एक्यूट इन्फ्लामेशन में ज्यादातर जब पशुपालक से आप हिस्ट्री लेंगे तो पशुपालक आपको बताएगा कि साहब मैं दूध लगा रहा था या दूध निकाल रहा था या दूध निकालने के तुरंत बाद एक टीट में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई और उसके बाद ये स्वेलिंग लगातार बढ़ती चली गई। एक्चुअली ये जो बोवाइन हर्पीज वायरस 2 होता है ये जो अटैक करता है वो टीट में करता है, अडर में नहीं करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी वायरल मेस्टाइटिस का केस आपको मिलेगा जो मिल्क है उसको देखने में आपको एकदम नॉर्मल मिल्क जैसा ही होगा, क्योंकि मिल्क का जो टेक्सचर होता है तब जाके चेंज होता है जब इसमें मिक्स इन्फेक्शन आता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो बोवाइन हर्पीज वायरस 2 की वजह से होता है, लेकिन लास्ट में जाकर के इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस उसमें ऐड हो जाते हैं। इसीलिए कई बार जो पशुपालक होता है वो कंफ्यूज रहता है कि वो कहता रहता है कि हमारे जो एनिमल है उसको थनैली नहीं हुआ है, उसको मेस्टाइटिस नहीं हुआ है, क्योंकि उसको जो दिखाई देता है दूध है वो एकदम नॉर्मल दिखाई देता है। तो ये एक बहुत पेक्यूलियर पॉइंट होता है वायरल मेस्टाइटिस को जानने के लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बोवाइन हर्पीज वायरस 2 होता है ये क्या क्या चेंजेस लाता है टीट में। सबसे पहले ये एक्यूट इन्फ्लामेशन काज करेगा। एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद आप देखेंगे जो टीट कैनाल होगा उसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब टीट कैनाल में थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस समय जो पशुपालक आपको बताएगा कि साहब इसको दूध निकालने में प्रॉब्लम होने लगी।
फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब थिकनिंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो टेट कैनाल है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब वायरल मेस्टाइटिस के केस में जो मिल्क का ड्रेनेज होता है वो बंद हो जाता है, मतलब मिल्क का निकलना बंद हो जाता है, तो उस समय आप देखेंगे टीथ के चारों तरफ आपको सबसे पहले अगर कुछ मिलेगा तो अल्सरेशन मिलेगा। अल्सरेशन के बाद फिर आप एक दिन के बाद देखेंगे उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और नेक्रोसिस जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप फिर 1 या 2 दिन में आप देखेंगे कि जो टीथ है वो पार्सली या फुल्ली स्लफ आउट होना शुरू हो गया, वहां से टीयर मतलब फटना शुरू हो जाएगा, और जो मिल्क है, जो मिल्क का रास्ता क्योंकि ब्लॉक हो चुका है, तो जहां से टीथ कटता है वहां से मिल्क बाहर आना शुरू हो जाता है। तो पशुपालक से ऐसी हिस्ट्री पूछ करके या उसको प्रॉपरली एग्जामिन करके भी आप एक अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये एक्चुअली में वायरल मेस्टाइटिस का केस है। वायरल मेस्टाइटिस के केस में जब भी आप पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें अडर का इन्वॉल्वेशन स्टार्टिंग में कभी नहीं होता है। उसमें जो भी इन्वॉल्वेशन होता है वो टीथ का इन्वॉल्वेशन होता है, और साथ में स्टार्टिंग में मिल्क में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। मिल्क में चेंजेस लास्ट में आते हैं, क्योंकि इस वायरल मेस्टाइटिस के बाद उस एनिमल्स में बैक्टीरियल और फंगल का इन्वॉल्वेशन हो जाता है। मतलब इसी कड़ी में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि वायरल मेस्टाइटिस को छोड़ करके जितने भी टाइप के मेस्टाइटिस होते हैं उसमें अगर आप दूध को देखेंगे तो दूध आपको डिस्टर्ब, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस उसका हो, चाहे अगर आप केमिकल कंपोजिशन उसका हो, सब कुछ आपको डिस्टर्ब मिलेगा। लेकिन वायरल मेस्टाइटिस में जो आप दूध देखेंगे वो एकदम जैसा नॉर्मल दूध होता है उसी तरीके से ये एकदम नॉर्मल दिखाई देता है। ये एक बहुत ही पेक्यूलियर पहचान होती है वायरल मेस्टाइटिस का।